देखो बच्चों, आज हम लोग जो लेंगे उस टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो क्या लेंगे आज हम लोग? ह्यूमन डाइजेस्टिव क्या लेंगे? सिस्टम लेंगे। तो आज हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम लेंगे। अब ये जो छोटा हीरो इधर साइड में खड़ा है, इसी की मदद से हम लोग समझेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को। ह्यूमन का मतलब होता है मानव, डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र। तो हिंदी में इसे कहते हैं मानव पाचन, क्या कहते हैं? तंत्र कहते हैं। इसको कहते हैं मानव पाचन तंत्र कहते हैं। तो देखो कितना छोटा, कितना बढ़िया हीरो है ये। तो इसी से हम लोग टॉपिक समझेंगे। चलिए देखिएगा। तो आज के टॉपिक का नाम है ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन का मतलब होता है मानव और डाइजेस्टिव का मतलब होता है पाचन और सिस्टम का मतलब होता है तंत्र होता है। तो आज हम लोग मानव पाचन तंत्र लेंगे। देखिए, आप लोग जैसे ही भोजन खाते हैं तो भोजन खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद वो भोजन आपका क्या हो जाता है? डाइजेस्ट हो जाता है। तो डाइजेस्ट का मतलब है कि वो भोजन आपके शरीर में जाके पच जाता है और उसको पचाने का जो काम है या उसको जो डाइजेस्ट करने का काम है, वो सारा काम होता है डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। किसका होता है? डाइजेस्टिव सिस्टम का होता है। तो चलो, अभी डायग्राम बाद में बताएंगे, तो पहले थोड़ा देखिए डाइजेशन क्या होता है। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन को हम हिंदी में कहते हैं पाचन। क्या कहते हैं? पाचन। तो डाइजेशन क्या है? डाइजेशन क्या है? एक प्रोसेस है। डाइजेशन is a process in which complex food substance break into simpler absorbable form। तो कहें कि डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक प्रोसेस है और इस प्रोसेस में जो कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस है वो टूट जाता है सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में, और इसी प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अभी समझ नहीं आया आपको? समझिए दोबारा से। जो डाइजेशन है वो एक प्रक्रिया है जिसमें भोजन के जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं या भोजन के जो बड़े बड़े टुकड़े हैं या पार्टिकल्स हैं, वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाते हैं ताकि वो शरीर के अंदर आराम से क्या हो सके? एब्जॉर्ब हो सके। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें बड़ा सब्सटेंस या बड़ा फूड सब्सटेंस या बड़े टुकड़े या बड़े पार्टिकल्स भोजन के टूट जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में या छोटे छोटे पार्टिकल्स में और शरीर के अंदर, ताकि वो क्या हो सके? एब्जॉर्ब हो सके। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डाइजेशन कहते हैं। अब जैसे कि आप लोगों ने भोजन खाया, तो भोजन में आप लोग रोटी खा रहे हैं, दाल खा रहे हैं, जो भी कुछ खा रहे हैं, चिकन विकन खा रहे हैं, तो वो डायरेक्ट आपके शरीर के अंदर एब्जॉर्ब नहीं हो सकता है। तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? जो चपाती के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं या सब्जी के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं या चिकन के बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं, टुकड़े हैं जो आप पूरे के पूरे खा रहे हैं, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में क्या करेगा? तोड़ देगा ताकि वो शरीर के अंदर इजीली एब्जॉर्ब हो सके और या कहीं शरीर के अंदर आराम से अवशेषित हो सके। तो ये पूरा जो प्रोसेस होता है ये डाइजेशन होता है
और इसको करता है हमारे अंदर एक सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम लोग कहते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। अब आदमी का जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, इसके अंदर दो चीजें आती हैं। एक तो आती है एलिमेंट्री कैनाल, क्या आती है? एलिमेंट्री कैनाल आती है, एलिमेंट्री कैनाल आती है। इसको हम लोग कहते हैं आहार नाल कहते हैं। क्या कहते हैं? आहार नाल कहते हैं। नाल मतलब होती है नली और आहार मतलब होता है भोजन। तो भोजन इसी नली से पास होता है, एलिमेंट्री कैनाल है जिसको हम लोग आहार नाल कहते हैं। और दूसरा, इस नली के साथ, इस एलिमेंट्री कैनाल के साथ कुछ ग्लैंड्स जुड़े रहते हैं जिनको हम लोग कहते हैं एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसोसिएटेड ग्लैंड्स कहते हैं। तो ये ग्लैंड्स जो हैं वो किससे एसोसिएट हो रखे हैं? एलिमेंट्री कैनाल से। तो आप सिंपल भी कह सकते हैं कि इसके अंदर आती है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरे क्या आते हैं? ग्लैंड्स आते हैं। तो देखिए बच्चों, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, जो हमारा पाचन तंत्र है, इस पाचन तंत्र के अंदर आती है एलिमेंट्री कैनाल, आहार नाल, और दूसरे आते हैं इसके अंदर ग्लैंड्स। तो कुछ ग्लैंड्स हैं जैसे कि लीवर हो गया, पेनक्रियाज हो गया, वो एलिमेंट्री कैनाल से या इस बहुत बड़ी नाल से या बहुत बड़ी ट्यूब से क्या है? जुड़े हुए हैं। अब देखिए, जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो कौन है? एलिमेंट्री कैनाल है। जो एलिमेंट्री कैनाल है वो करीबन 30 किसकी होती है? 30 फीट की होती है, या कहें 10 किसकी होती है? मीटर की होती है। तो ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये एक बहुत बड़ी ट्यूब है या एक बहुत बड़ी नाल है या नली है, ये करीबन 30 फीट की होती है। तो मैं भी अभी 6 फीट का नहीं हूँ, मैं करीबन 5 फीट 10 इंच का हूँ। तो साहब अंदाज़ा लगाइएगा कि 30 फीट कितने होते हैं। तो 30 फीट काफ़ी बड़ी लेंथ है। अब कहेंगे कि आप तो खुद कितने के हैं? 5 फीट 10 इंच के हैं, और कह रहे हैं कि एलिमेंट्री कैनाल 30 फीट की है, तो कैसे? तो साहब जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो ट्यूब है आपके अंदर, ये नाल है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीके से क्या हो रखी है आपके अंदर? पैक हो रखी है। क्या हो रखी है? पैक हो रखी है। तो ईश्वर ने बहुत सुकोड़ के इसको पैक करा हुआ है कॉम्प्लिकेटेड तरीके से। तो इसलिए यदि इसको हम लोग खोल दें तो इसकी लंबाई करीबन 30 फीट या 10 मीटर की होती है। तो जो एलिमेंट्री कैनाल है ये 30 फीट की है, करीबन 10 मीटर की है। ओके, अब देखते हैं कि ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये जो एलिमेंट्री कैनाल है, ये आहार नाल है, ये शुरू होती है कहाँ से? माउथ से। ये क्या होती है? स्टार्ट होती है। तो माउथ से ये स्टार्ट हुई और खुलती कहाँ है जाके? ये खुलती है एनस पे आके ओपन होती है। तो स्टार्ट कहाँ से हुई? माउथ से शुरू हुई सुसरी, और जाके कहाँ खुलेगी? ये इधर एनस पे खुलेगी। तो एनस क्या होता है? ये पोर ऑफ हिप्स होते हैं। तो जो हिप्स होते हैं ना, तो जहाँ से छिच्ची आती है तो ये उसका पोर होता है। तो जहाँ से पोटी वोटी निकालते हैं ना, तो उसका पोर जो होता है उसको हम लोग एनस कहते हैं। एक्चुअली में एनस जो यदि बायोलॉजिकली बोले तो ये रेक्टम की ओपनिंग होती है। तो एनस क्या होता है? रेक्टम की ओपनिंग होती है। यदि आपको रेक्टम की ओपनिंग तो अभी समझ नहीं आएगी, तो सिंपल कह सकते हैं कि बटक्स के पोर हैं या पोर ऑफ हिप्स है, जहाँ से छिच्ची बाहर आएगी, ये पूरा क्या कहलाता है? एनस कहलाता है। तो एलिमेंट्री जो कैनाल है ये कहाँ से शुरू होती है? माउथ से शुरू होती है। और खुलती कहाँ पे है? ओपन कहाँ पे होती है? तो ये ओपन होती है, ये जो ओपन होती है एलिमेंट्री कैनाल, ये ओपन होती है पोर ऑफ हिप्स पर होती है। तो देखिए ये एलिमेंट्री कैनाल है, इधर डायग्राम में देखिए, नजर मारिएगा। तो ये पूरी एक ट्यूब है, ये यहाँ से शुरू हो रही है। ये क्या है? माउथ। तो माउथ से शुरू हुई एलिमेंट्री कैनाल, ये ट्यूब शुरू हुई। अब ये यहाँ तक जा रही है, पूरी इधर जा रही है, ये पूरी जा रही है, और इस तरह से फिर ये अंदर चली गई, और फिर ये इस तरह से यहाँ पर आकर के क्या हो गई? खुल गई। तो ये जो पोर है, ये जो ओपनिंग मैंने लिखा हुआ है, गोल गोल अंडा सा बना रखा है, तो ये ओपनिंग है। यहाँ से ही जो वेस्टेज है, जो छिच्ची है, वो बाहर आएगी। तो कहने का मतलब है कि दूसरा भोजन इधर से डालो, ऊपर से भोजन डालो, और बाहर से जो बेकार फूड है, अनडाइजेस्टेड फूड है, वो इसी एनस से क्या होगा? बाहर निकल जाएगा।
तो अगला पॉइंट ये था कि जो एलिमेंट्री कैनाल है ये मुंह से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है, और खुलती कहाँ है, इसकी ओपनिंग कहाँ है, एनस पे जाके इसकी क्या होती है, ओपनिंग होती है। अब थोड़ा देखिएगा, अब हम यहाँ पर इसकी नेमिंग कर रहे हैं, तो भाई की थोड़ी नेमिंग कर लेते हैं इसकी, तो देखिए क्या होता है। ये जो माउथ है ये इसका, अब सुंदर लग रहा होगा आप लोगों को, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं है। अब ये देखिएगा, ये माउथ है, ये पूरा मुंह है इसका, ये माउथ है। अब ये माउथ के अंदर काफ़ी बड़ा स्पेस होता है, तो ये स्पेस होता है, तो ये माउथ है, तो माउथ के अंदर ये स्पेस होता है, इसको कहते हैं माउथ कैविटी। क्या कहते हैं इसको हम लोग, माउथ कैविटी कहते हैं। तो ये जो हमारे पास है अंदर, इसको कहते हैं हम लोग माउथ, क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग माउथ कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउथ कैविटी कहते हैं। इसको बोले तो ये मुंह की खाली जगह है, ये वाला स्पेस है, इधर देखिएगा वीडियो में, ये वाला है, तो ये माउथ कैविटी है। इसको और हम क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो हम इसको माउथ कैविटी भी कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं, ओरल कैविटी भी कहते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही आप भोजन खाओगे तो वो कहाँ जाएगा, माउथ में जाएगा। अब माउथ के अंदर क्या है, काफ़ी सारा स्पेस है, जगह है काफ़ी सारी, जहाँ आप लोग पूरी भोजन भर लेते हैं, पूरी रोटियां भर लेते हैं, तो उस जगह को, ये वाला जो स्पेस है, इसको हम लोग माउथ कैविटी, बक्कल कैविटी, या फिर हम लोग इसको क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी कहते हैं। अब देखिएगा, अब यहाँ पर ये एक पूरा जंक्शन होता है, ये पूरा एक जंक्शन है, ये एक पूरा जंक्शन है, ये जंक्शन है, इधर देखिएगा, ये एक जंक्शन से यहाँ से फूड पाइप भी शुरू होता है, और यहीं से सांस लेने की नली भी शुरू होती है। यहाँ से भोजन वाली नली भी शुरू होती है, और यहाँ से क्या शुरू होता है, सांस लेने की नली भी शुरू होती है। तो जिस जगह से या जिस जंक्शन से सांस लेने की नली भी शुरू हो और भोजन खाने वाली ट्यूब भी शुरू हो, तो उस जगह को और इस जंक्शन को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स एक वो जगह है, यहाँ पर फेरिंग्स एक वो जगह है जहाँ से सांस लेने की नली और भोजन की नली क्या होती है, शुरू होती है, या कहीं ओपन होती है, या कहीं यहाँ से क्या होती है, स्टार्ट होती है। तो ये फेरिंग्स हो गया है। अब ये ट्यूब यहाँ से चली है, डायग्राम में देखे भाई, ये ट्यूब यहाँ से चली है, तो इस ट्यूब को हम लोग कहते हैं फूड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फूड पाइप कहते हैं। अब इस फूड पाइप में या बायोलॉजी में हम लोग इसको ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। तो ये फूड पाइप हो गया है, तो फूड पाइप को हम लोग क्या कहते हैं, ईसोफेगस कहते हैं। अब यहाँ पर एक नली है, यहीं से एक नली चलती है फेरिंग्स से ही, ये खाली जगह रहती है काफ़ी सारी फेरिंग्स पे, यहीं से एक ट्यूब चलती है एक और, जिसको हम लोग कहते हैं विंड पाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं। और विंड पाइप को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं बायोलॉजी में विंड पाइप को, ट्रैकिया। तो ये तो फेरिंग्स हो गई, ये भोजन वाली नली है, जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं आहार नाल, इंग्लिश में विंड पाइप, फूड पाइप कहते हैं, और बायोलॉजी में इसको ईसोफेगस कहते हैं। ये विंड पाइप है। विंड पाइप का मतलब होता है सांस लेने की नली है, या सांस की नली है, श्वास की नली है, और इसको बायोलॉजी में कहते हैं हम लोग ट्रैकिया। अब ये जो फूड पाइप है, जो भोजन की नली है, ये आके खुल जाती है। कहाँ पर खुलती है, पेट में आके खुल जाती है, और इसको कहते हैं हम लोग, क्या कहते हैं, पेट को स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं, स्टमक कहते हैं। तो देखिए, भोजन पहले कहाँ गया, मुंह के अंदर गया, मुंह में भी कहाँ गया, माउथ कैविटी में गया, माउथ कैविटी से भोजन कहाँ गया, फूड पाइप में गया, है ना, ईसोफेगस में गया, इसमें नहीं जाता है, सांस लेने वाली नली में नहीं जाता है, फूड पाइप में गया, और फूड पाइप से कहाँ चला गया, स्टमक में चला गया, पेट में चला गया। अब ये पेट से एक ट्यूब चल रही है, ये वाली एक ट्यूब चल रही है, इसको कहते हैं हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। क्या कहते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हम हिंदी में कहते हैं छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं, छोटी आंत कहते हैं। अब ये पीछे से आ रही है छोटी आंत,
तो ये छोटी आंत जा कर के किसमें जुड़ जाती है, बड़ी आंत में जुड़ जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। तो ये बड़ी आंत है, तो बड़ी आंत में जा कर के जुड़ गई। तो अब बड़ी आंत जो होती है, अब ये बड़ी आंत जा रही है, अब ये आकर के जो भी फूड है, जो फूड पचा नहीं है शरीर में, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, तो वो इस पोर से, इस छेद से बाहर आ जाएगा। ठीक है, छिच्ची वाला छेद है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। क्या कहते हैं, एनस कहते हैं। और इसी एनस से अनडाइजेस्टेड फूड क्या होगा, बाहर आ जाएगा। तो देखिए भोजन कैसे कैसे एलिमेंट्री कैनाल से गुजर रहा है या आहार नाल से गुजर रहा है। सबसे पहले भोजन कहाँ गया, माउथ कैविटी में गया, मुंह के अंदर गया है। अब माउथ कैविटी से कहाँ गया, फूड पाइप में गया है, भोजन की नली में गया है, आहार नाल में गया है। उसके बाद ये किस में गया है, स्टमक में गया है, मतलब पेट में गया है। अब पेट से किस में गया है, छोटी आंत में गया है, छोटी आंत से किस में गया है, बड़ी आंत में गया है। और जो भोजन शरीर के अंदर पचा नहीं है, डाइजेस्ट नहीं हुआ है, वो एनस से होते हुए छिच्ची की फॉर्म में, पॉटी की फॉर्म में, फीसिस की फॉर्म में क्या होता है, बाहर आ जाता है। तो अभी ये बोर्ड भर गया है, अब इसको मिटाते हैं, फिर आगे चलते हैं। चलिएगा एक बार देख लीजिएगा डाइजेशन क्या होता है। बड़े बड़े फूड पार्टिकल्स का छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटना, सिंपलर किसमें टूटना, सिंपलर सब्सटेंस में टूटना। किसमें टूटना, सिंपलर सब्सटेंस में टूटना। तो सिंपलर एब्जॉर्बेबल फॉर्म में टूटना। तो डाइजेशन क्या हुआ, डाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें बड़े बड़े फूड के पार्टिकल्स या बड़े बड़े फूड के टुकड़े टूट जाते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स में, ताकि वो शरीर के अंदर क्या हो सके, एब्जॉर्ब हो सके। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं हम लोग डाइजेशन। जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारा, उसके अंदर दो चीजें आती हैं, एक एलिमेंट्री कैनाल आती है और दूसरी उस एलिमेंट्री कैनाल से क्या जुड़े रहते हैं, ग्लैंड जुड़े रहते हैं। तो ग्लैंड्स को तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे, नहीं तो लेक्चर जो है वो काफी बड़ा हो जाएगा। तो आज इस लेक्चर में जो हम लोग पढ़ेंगे वो सिर्फ एलिमेंट्री कैनाल पढ़ेंगे। एलिमेंट्री कैनाल को हम लोग आहार नाल कहते हैं। एलिमेंट्री कैनाल करीबन 30 फीट लंबी होती है या कहीं 10 मीटर की होती है। एलिमेंट्री कैनाल माउथ से शुरू होती है और कहाँ पे आके खुलती है, एनस पे खुलती है, या सिंपल कहीं पोर ऑफ हिप्स पे आके खुल जाती है। अब आगे चलते हैं और इसको हम लोग थोड़ा मिटा रहे हैं। चलिए देखिएगा, चलो बच्चों, तो बताओ बच्चों, आपके भोजन का जो डाइजेशन है, जो आपका भोजन पचता है, उस सिस्टम को क्या कहते हैं हम लोग, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर क्या क्या आती हैं, एलिमेंट्री कैनाल और उससे कुछ जुड़े हुए ग्लैंड्स आते हैं। एलिमेंट्री कैनाल कितने फीट की होती है, 30 फीट की होती है। कहाँ से शुरू होती है, माउथ से शुरू होती है और कहाँ तक चलती है, एनस तक चलती है, या कहीं एनस पे आके खुल जाती है। अब देखिएगा, हम लोग एक एक चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग क्या है, पढ़ेंगे माउथ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, माउथ पढ़ेंगे। तो सबसे पहले माउथ पे चलते हैं, तो मुंह के अंदर चल रहे हैं। तो माउथ के अंदर चल रहे हैं हम लोग, सबसे पहले माउथ पे चल रहे हैं। अब माउथ में कुछ पॉइंट्स लिखते हैं। तो माउथ के अंदर क्या होता है, काफ़ी सारा होलो क्या होता है, स्पेस होता है। तो माउथ के अंदर इधर देखिएगा, ये रहा। तो माउथ के अंदर काफ़ी सारा होलो क्या होता है, स्पेस होता है। इस होलो स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, बक्कल, क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं, बक्कल कैविटी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको हम लोग, माउथ कैविटी भी कहते हैं। और क्या कहते हैं इसको हम लोग, ओरल कैविटी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ओरल कैविटी भी। तो मैं 2 लिख रहा हूँ, यहाँ पर मैं 3 लिख चुका हूँ। तो माउथ क्या हो गया, कैविटी हो गया। तो होलो स्पेस है जिसको हम लोग बक्कल कैविटी या माउथ कैविटी कहते हैं। अब देखिए माउथ के अंदर क्या होते हैं, माउथ के अंदर क्या होते हैं, टीथ होते हैं। माउथ के अंदर क्या होते हैं, टीथ होते हैं, टीथ होते हैं। तो माउथ के अंदर कितने क्या होते हैं, टीथ होते हैं, टीथ होते हैं। अब जो टीथ होते हैं, जो एडल्ट ह्यूमन है, जो एडल्ट ह्यूमन है, जो एडल्ट ह्यूमन है, जो जवान आदमी है, उसके अंदर जो टीथ होते हैं वो 32 होते हैं। उनकी संख्या 32 होती है। मगर जो जवान नहीं है, जो बच्चा है 7, 8, 10 साल का, तो उसके अंदर 32 दांत नहीं होते हैं, 32 से कम होते हैं। जो दांत होते हैं माउथ के अंदर क्या होते हैं, दांत होते हैं। और एडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं। अब जो दांत भी होते हैं, जो टीथ होते हैं, जो टीथ होते हैं,
आदमी जो है वो अपनी लाइफ टाइम में अपनी ज़िंदगी में दो तरह के टू टाइप्स के टीथ को क्या करता है, हासिल करता है। तो आदमी जो है, जो टीथ है, आदमी अपनी लाइफ टाइम में दो तरह के टीथ को क्या करता है, हासिल करता है। ओके, तो कौन करता है, आदमी करता है या कहीं ह्यूमन, जो भी है ह्यूमन करता है। अब ये दो तरह के टू टाइप्स के टीथ को क्या करता है, एक्वायर करता है। अब ये कौन कौन से हैं टू टाइप के टीथ होते हैं, अब ये दो तरह के होते हैं। एक तो होते हैं टेम्परेरी, एक तो कहते हैं हम लोग टेम्परेरी मिल्क टीथ, गांव में इनको कहते हैं दूध के दांत, टेम्परेरी मिल्क टीथ कहते हैं। और दूसरे होते हैं कौन से, परमानेंट टीथ होते हैं। तो आदमी जो आदमी है अपनी ज़िंदगी में दो तरह के दांत को हासिल करता है। एक तो टेम्परेरी टीथ होते हैं जो उसके बचपन में होते हैं, लगभग 8-9 साल तक होते हैं, और फिर उसके बाद वो टूट जाते हैं, और टूटने के बाद एक परमानेंट टीथ को हासिल कर लेता है। और वो जो परमानेंट टीथ है फिर वो आखिरी बुढ़ापे में ही जाके टूटेंगे, और उसके बाद फिर कोई दूसरे दांत नहीं आएंगे। अब आगे चलते हैं। जो टीथ होते हैं ये भी 4 किसके होते हैं, टाइप के होते हैं। दांत भी 4 तरह के होते हैं। एक जो दांत होते हैं उनको हम लोग कहते हैं इंसीजर कहते हैं। क्या कहते हैं, इंसीजर कहते हैं। जो सबसे बड़े इंसीजर होते हैं वो कार्निवोरस में होते हैं, मांसाहारी में होते हैं, जैसे शेर हो गया है, चीता हो गया है, ठीक है, कुत्ते वगैरह हैं, इनमें बहुत बड़े इंसीजर होते हैं। तो दांत भी 4 तरह के होते हैं। एक इंसीजर होते हैं, इंसीजर का काम होता है, सॉरी इंसीजर मांसाहारी में नहीं होते हैं, बड़े नहीं होते हैं, मैं गलती बोल गया हूँ। जो टीथ हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक इंसीजर है, और दूसरे कौन है, कैनाइन है, तीसरे कौन है, प्रीमोलर है, और नेक्स्ट कौन होते हैं, मोलर होते हैं। अब देखिए, इंसीजर का जो काम होता है वो कटिंग का काम होता है, जो काटने का काम होता है वो सब इंसीजर का काम होता है। जब आप लोगों को कभी कुछ खाना होता है, आपको सेब खाना है, आड़ू खाने हैं, नाशपाती खानी है, तो कुछ भी खाना है तो आप लोग उसको काटते हैं। तो किसकी मदद से काटते हैं, इंसीजर की मदद से काटते हैं। किसकी मदद से काटते हैं आप लोग, इंसीजर की मदद से काटेंगे। तो इंसीजर की मदद से काटेंगे तो कहीं कि इंसीजर का जो काम होता है वो किसका काम होता है, कटिंग का काम इंसीजर का होता है। किसका काम होता है, कटिंग का, इंसीजर का होता है। अब इंसीजर जो होते हैं वो 4 होते हैं। कितने होते हैं इंसीजर, 4 इन नंबर होते हैं, इंसीजर 4 होते हैं। दूसरे कैनाइन होते हैं। तो कैनाइन का जो काम होता है वो टीरिंग का काम होता है, फाड़ने का काम होता है। जैसे शेर होता है, जब शेर शिकार करता है तो वो अपने कैनाइन से दूसरे जानवर के पूरे मांस को क्या कर लेता है, फाड़ लेता है। तो फाड़ने का जो काम होता है वो किसका होता है, कैनाइन का होता है। और आदमी के अंदर जो कैनाइन होते हैं, एक जबड़े की बात कर रहा हूँ, एक जबड़े में जो कैनाइन होते हैं वो 2 होते हैं। मैं एक जबड़े की बात कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं वन जॉ की बात कर रहा हूँ भाई, वन जॉ की बात कर रहा हूँ, मैं एक जबड़े की बात कर रहा हूँ भाई। तो एक जबड़े के अंदर जो इंसीजर हैं वो कितने होते हैं, 4 होते हैं। और इंसीजर का काम क्या होता है, कटिंग होते हैं। जो कैनाइन है, कैनाइन का काम टीरिंग का होता है, फाड़ने का काम होता है। जैसे मांसाहारी के बड़े बड़े कैनाइन होते हैं। जितने भी मांसाहारी जानवर होते हैं, कार्निवोरस एनिमल होते हैं, उन सभी के जो कैनाइन है वो काफ़ी बड़े होते हैं। और कैनाइन का काम होता है टीरिंग का, फाड़ने का। तो सुसरा ऐसे करेंगे और किसी के भी मांस को क्या करेंगे, फाड़ देंगे। तो कैनाइन का काम होता है। जो प्रीमोलर और मोलर होते हैं, तो यदि हम लोग देखें कि प्रीमोलर कितने होते हैं, तो जो प्रीमोलर होते हैं वो हमारे पास 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं, 4 होते हैं। प्रीमोलर कितने होते हैं, 4 होते हैं। और प्रीमोलर का जो काम होता है वो किसका होता है, ग्राइंडिंग का होता है। तो जब आप लोग कभी रोटी खाते हैं तो रोटी को जब चबा रहे हैं, चबाने का मतलब होता है उसको पीस रहे हैं आप लोग दांतों से, तो वो किसका काम है, प्रीमोलर का। ये जाड़ें होती हैं, जिनको जाड़ कहते हैं, हिंदी में या गांव में जाड़ कहते हैं। प्रीमोलर मोलर जाड़ होती है पीछे की। अब मोलर क्या होता है, मोलर का भी जो काम होता है वो किसका होता है, ग्राइंडिंग का होता है। और ये कितने होते हैं, कितने होते हैं बोलो, ये 6 होते हैं। कितने होते हैं, 6 होते हैं। तो यदि हम इनको काउंट करें तो 6 4 कितने हो गए, 10, 10 और 4 कितने हो गए, 14, और 2 16। तो एक जबड़े में कितने दांत होते हैं, 16 दांत होते हैं।
तो दांत कितने तरह के होते हैं आपके अंदर? 4 तरह के। एक इंसीजर, दूसरे कैनाइन, तीसरे प्रीमोलर और चौथे कौन से होते हैं? मोलर होते हैं। इंसीजर का काम क्या होता है? कटिंग का। कैनाइन का काम क्या होता है? टीयरिंग का, फाड़ने का। और प्रीमोलर का काम क्या होता है? ग्राइंडिंग का, चबाने का। और मोलर का भी काम ग्राइंडिंग का ही होता है, चबाने का ही काम किसका होता है? मोलर का होता है। चलिएगा अब हम आगे चलते हैं। अब एक और बता देता हूँ, जो टीथ होते हैं वो सॉकेट में होते हैं, सॉकेट ऑफ जो बोन में होते हैं, सॉकेट ऑफ जो बोन में होते हैं। जो जबड़ा होता है, बोन होते हैं, हड्डी होते हैं। और किसमें? उसमें धसे रहते हैं, एम्बेडेड होते हैं। क्या होते हैं उसमें? एम्बेडेड होते हैं। एम्बेडेड मतलब धसे रहते हैं या फंसे रहते हैं या जाम रहते हैं। जो दांत होते हैं, ये जो दांत है वो सॉकेट ऑफ जो बोन में है। तो जो जबड़ा होता है, जो जबड़े की बोन है, उसके अंदर ये दांत क्या रहते हैं? फिट रहते हैं। तो जो टीथ है वो एम्बेडेड रहते हैं। एम्बेडेड का मतलब होते हैं जुड़े रहते हैं, धसे रहते हैं, अटैच रहते हैं। सॉकेट ऑफ जो बोन होते हैं। जो मतलब होता है जबड़ा, बोन मतलब हड्डी होती है, और सॉकेट तो आप समझते हो। तो जबड़े के सॉकेट के अंदर ये दांत आपके क्या रहते हैं? फंसे रहते हैं। तो यहां पर अब आगे चलते हैं। ओके, अब आगे चलेंगे। देखिएगा, देखो अभी माउथ ही चल रहा है। क्या चल रहा है? माउथ ही चल रहा है। तो माउथ में क्या थे? दांत थे। दांत के संबंध में मैं आपको बता चुका हूं। अब माउथ के अंदर क्या है? और जीभ है। क्या है? जीभ है। तो अभी माउथ ही चल रहा है। तो माउथ के अंदर दूसरा क्या होता है? अच्छा, एक और बताता हूं। जो दांत होते हैं, जैसे ये टीथ बना रहा हूं, इस दांत के चारों तरफ एक बहुत ही ज़्यादा, ये टीथ है, जैसे ये टीथ है, ये क्या है? टीथ है। इस दांत के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है, और जो किसकी बनी होती है? इनामल की बनी होती है। किसकी बनी होती है? इनामल की होती है। ये इनामल क्या होता है? ये हार्ड कवरिंग होते हैं। तो दांतों के चारों तरफ जो एक हार्ड कवरिंग होती है वो इनामल की बनी होती है। और याद रखना कि जो इनामल है वो हमारे शरीर का सबसे हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस है। कहने का मतलब ये है कि जो टीथ है, इस टीथ के चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग है, जो किसकी बनी है? एक इनामल की बनी होती है। और ये शरीर का सबसे ज़्यादा हार्डेस्ट नॉन सब्सटेंस भी है। इससे ज़्यादा हार्ड नहीं होता कुछ भी। अब देखिए, अब आगे चलते हैं कि जो टंग है, माउथ के अंदर और क्या होती है? तो ये मुंह है इसका भाई का, माउथ कैविटी है, तो इसके अंदर दांत है। अब ये और क्या है? इसके अंदर जीभ है। क्या है? बोलो, जीभ है। तो देखते हैं माउथ के अंदर क्या होती है? मूवेबल, क्या होती है? बोलो बच्चों, मूवेबल मस्कुलर क्या होती है? टंग होती है। तो मूवेबल मस्कुलर टंग होती है। अब देखो, जो जीभ है वो मसल्स की बनी है, तो इसलिए मस्कुलर है। मूवेबल, इधर उधर सुसरी घूमती रहती है 24 घंटे, तभी तो इतनी जबान छेदते हैं हम लोग। तो जो टंग है वो मूवेबल मस्कुलर क्या है? ऑर्गन है। क्या है? मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है। अब देखो, हमारी जो टंग है, जो जीभ है, जो टंग है, इस टंग के सरफेस पर छोटे छोटे स्मॉल प्रोजेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पेपेली कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग जिनको? पेपेली कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो बच्चों, पेपेली कहते हैं। और इनके अंदर होती है टेस्ट बर्ड होती है। क्या होती है? इनके अंदर टेस्ट बर्ड होती है। और यदि ये पेपेली ना हो तो आपको स्वाद नहीं आएगा। तो पेपेली होती है। क्या होती है? पेपेली, PAPPILE, पेपेली। तो जो टंग है, टंग के सरफेस पर क्या होते हैं? स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? टंग के सरफेस पर एक स्मॉल प्रोजेक्शंस होते हैं, जिनको हम लोग क्या कहते हैं? पेपेली कहते हैं। अब इन पेपेली के अंदर क्या होती हैं? टेस्ट बर्ड होती हैं। क्या होती है इनके अंदर? टेस्ट बर्ड्स होती हैं। क्या होती है? टेस्ट बर्ड्स होती है। अब देखो, यदि आप लोग शीशे में अपनी जीभ को देखोगे तो जीभ के सरफेस पर, जीभ के ऊपर आपको छोटी छोटी फुंसी टाइप की दिखाई देंगी। छोटे छोटे उभारे टाइप की, छोटी छोटी फुंसी टाइप की दिखाई देंगी। ये छोटे छोटे ऊपर को प्रोजेक्शंस दिखाई देंगे।
तो उन प्रोजेक्शंस को कहते हैं पैपिली, और उन पैपिली के अंदर होती है टेस्ट बड्स होती है। तो यदि आप लोग कुछ भी चीज़ खाते हैं और उसका स्वाद आता है तो वो पैपिली की वजह से आता है, क्योंकि पैपिली के अंदर टेस्ट बड होती है। इन्हीं से क्या पता चलता है? स्वाद पता चलता है। यदि कोई आदमी अपनी जीभ के ऊपर गर्म चीज़ को फेर ले या कोई गर्म चीज़ को पूरी तरह से रगड़ ले तो उसके सरफेस से जो पैपिली है या कहीं टेस्ट बड है वो पूरी डैमेज हो जाएंगी, और जिसकी वजह से फिर वो जो भी कुछ खाएगा उससे उसको कभी भी स्वाद नहीं आएगा। अब आगे चलते हैं। अब दूसरी बात क्या है, एक और बता देता हूं कि जो टंग है वो अटैच्ड होती है। जो टंग है वो अटैच्ड होती है कहाँ से? कहाँ पर होती है? फ्लोर कहें या बेस कहें, फ्लोर कहें या बेस कहें, किसका? ओरल कैविटी का। ओरल कैविटी के बेस से जुड़ी रहती है। जो ओरल कैविटी है ना, जो माउथ कैविटी उसका जो बेस है उससे ये जुड़ी रहती है। जो टंग है वो अटैच होती है फ्लोर से या कहीं बेस से ओरल कैविटी के, और जुड़ी किससे रहती है? फेरुनलम से जुड़ी रहती है। किससे जुड़ी रहती है? फेरुनलम से जुड़ी रहती है। तो फेरुनलम क्या होता है? एक तंतु टाइप का होता है, एक छोटा सा धागा रेसे टाइप्स का होता है फेरुनलम। उससे आप लोगों की धागा रेसा तो नहीं होता है, काफ़ी बड़ा होता है, तो उससे आप लोगों की जो टंग है वो जुड़ी रहती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं टंग के संबंध में भी कि जो माउथ है उसके अंदर एक मूवेबल मस्कुलर ऑर्गन है जिसको हम लोग टंग कहते हैं। टंग के सरफेस पर छोटे छोटे प्रोजेक्शंस होते हैं, छोटी छोटी फुंसे टाइप्स की होती हैं ऊपर को उभरी हुई, तो उनको हम लोग पैपिली कहते हैं। और पैपिली के अंदर टेस्ट बड होती है जिसकी वजह से हमें किसी भी चीज़ का क्या आता है? स्वाद आता है। अब जो टंग है, टंग जो अटैच होती है वो फ्लोर से कहें या बेस से कहें, ओरल कैविटी के बेस से जुड़ी रहती है। और किसकी मदद से जुड़ी रहती है? फेरुनोलम की मदद से। तो फेरुनोलम जो है वो आप लोगों की जो जीभ है, जो टंग है, उसको आपस में जोड़ के रखता है। अब दूसरा इसके बाद आता है फेरिंग्स आता है। अब माउथ है तो माउथ के बाद क्या आता है? फेरिंग्स आता है। क्या आता है? फेरिंग्स आता है। तो अब इसके बाद जो आया है वो फेरिंग्स आया है। तो फेरिंग्स क्या होता है? ये एक जंक्शन होता है, ये एक जंक्शन फ्रॉम वेयर द फूड पाइप एंड विंड पाइप ओपन होते हैं। अब देखिएगा क्या है, इधर देखिएगा, इधर इमेज में देखिएगा, डायग्राम में ये पूरी बक्कल कैविटी थी। अब इसके नीचे फिर जंघें आई है। अब यहाँ पर जिस जंघे से आपकी सांस की नली भी शुरू हो गई, खुल गई या ओपन हो गई या स्टार्ट हो गई, और उधर भोजन की नली भी ओपन हो गई है, तो उस जंक्शन को कहते हैं हम लोग फेरिंग्स कहते हैं। तो फेरिंग्स क्या हुआ? फेरिंग्स एक जंक्शन है जहां से फूड पाइप, आहार नाल और विंड पाइप क्या होता है? ओपन होता है। तो जहां से विंड पाइप जो है वो ओपन होता है, तो यदि हम लोग बोले विंड पाइप क्या होता है? ओपन होता है। तो यदि हम लोग सिंपल बोले कि फेरिंग्स एक वो जगह है जिस जगह से श्वास की नली और भोजन की नली क्या होती है? शुरू होती है। उस जगह को या उस जंक्शन को हम लोग कहते हैं फेरिंग्स कहते हैं। उस जंक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? फेरिंग्स कहते हैं। अब इसके बाद फेरिंग्स के बाद आता है कौन? फूड पाइप कहते हैं। इसके बाद आता है फूड पाइप आता है। तो फूड जो पाइप होता है, क्या होता है? जो फूड पाइप होता है। अब फूड पाइप है ये, फूड पाइप को हम लोग बायोलॉजी में कहते हैं ईसोफेगस कहते हैं। क्या कहते हैं? ईसोफेगस कहते हैं। तो ये फूड पाइप जो होता है ये एक थिन ट्यूब होती है जो स्टार्ट होती है, फ्रॉम फेरिंग्स से शुरू होती है एंड ओपन इनटू दी क्या? स्टमक होते हैं। क्या मतलब है? समझिए रे कि जो फूड पाइप है, जो भोजन की नली है, ये कहाँ से शुरू हुई? फेरिंग्स से शुरू हुई
और आके कहाँ खुल गई, स्टमक में खुल गई। तो ये पूरा का पूरा जो है वो पेट है, ये स्टमक है, तो स्टमक में खुल गई। तो मैंने यही लिखा है कि जो फूड पाइप है इसको हम लोग ईसोफेगस कहते हैं। ये थिन ट्यूब है, पतली सी ट्यूब है जो शुरू होती है फेरिंग्स से और ओपन होती है कहाँ पर, स्टमक में, या कहीं जाके खुल जाती है कहाँ पर, पेट में जाके ये खुल जाती है। तो देखो बच्चों, जो फूड पाइप है या कहीं की जो ईसोफेगस है, ये एक पतली सी ट्यूब है जो कहाँ से शुरू हुई, फेरिंग से शुरू हुई और आकर के कहाँ खुल गई, कहाँ खुल गई, आकर के स्टमक में खुल गई, या आकर के कहाँ खुल गई, पेट में खुल गई है। अब देखो एक बात याद रखनी है तुम लोगों को कि जो ओपनिंग है, जो ओपनिंग है, किसकी ओपनिंग है, ईसोफेगस की या कहीं फूड पाइप की, फूड पाइप की, उसको कंट्रोल करती है, उसको कंट्रोल करती है, कौन कंट्रोल करती है, उसको कंट्रोल करती है एक मस्कुलर स्पिंटर, एक मस्कुलर स्पिंटर कंट्रोल करती है, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रो ईसोफेगल, गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर कहते हैं। अब क्या मतलब है, ये समझ नहीं आया होगा आप लोगों को कि गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर क्या होती है। तो मैंने बोला कि जैसे ही ये फूड पाइप किसमें खुला, स्टमक में खुला, तो इस रास्ते पर यहाँ पर एक स्पिंटर लगी हुई है। स्पिंटर मतलब एक वॉल लगी हुई है, ये वॉल लगी हुई है। अब क्या है कि जैसे ही भोजन आएगा तो ये वॉल जो है, ये जो स्पिंटर है वो क्या होगी, खुल जाएगी। जैसे ही भोजन खत्म हो गया तो पेट में भोजन आ गया है, तो पेट में जैसे ही भोजन आए तो स्पिंटर बंद हो जाएगी, ये वॉल बंद हो जाएगी। क्यों बंद होगी भाई, ताकि जो भोजन है वो दोबारा वापस आपके फूड पाइप में ना जाए। तो जब आपको वॉमिट होती है या वॉमिटिंग उल्टी होती है तो तब हम प्रेशर से, या प्रेशर लगता है नीचे से ऊपर को, तो तब ये जो स्पिंटर है, जो ये मस्कुलर स्पिंटर है जिसको हम लोग गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर कहते हैं, तो ये खटाक से खुल जाती है और जो भी मलबा है या जो भी मटेरियल है पेट में, वो दूसरा वॉमिट के द्वारा, उल्टी के द्वारा दूसरा सा क्या जाता है, बाहर आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने यही लिखा है कि भाई जो ओपनिंग है फूड पाइप की, उसको कंट्रोल कर रही है। जो ओपनिंग है फूड पाइप या कहीं की जो फूड पाइप खुल रहा है, ये ओपन हो रहा है, किसके अंदर ओपन हो रहा है, किसके अंदर ओपन हो रहा है, बोलो बच्चों, पेट के अंदर ओपन हो रहा है। तो इसको जो कंट्रोल कर रहा है, इसको जो नियंत्रित कर रही है, एक वॉल्व कर रही है, ये एक स्पिंटर कर रही है, और उस स्पिंटर का नाम होता है गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर कहते हैं। ये मस्कुलर स्पिंटर होती है, मसल्स की बनी हुई एक वॉल्व होती है। जैसे नलके में वॉल्व होती है ना, तो ऐसे ही यहाँ भी एक वॉल्व होती है। तुमको पता है कि जैसे ही हम लोग पानी खींचते हैं तो वो खटाक से वॉल्व क्या हो जाती है, ऊपर हो जाती है, और पानी खटाखट नीचे से ऊपर आता रहता है। जैसे पानी हम लोग बंद कर देते हैं नलका चलाना, तो खटाक से वो जो ऊपर ढक्कन से टाइप का होता है नलके की वॉल में, वो खटाक से गिर जाता है। तो ऐसे ही ये, तो जैसे ही भोजन ऊपर से आएगा तो खटाक से खुल जाएगा, और जैसे ही ये बंद हो जाएगा, और भोजन खाना बंद कर दिया है तो खटाक से बंद हो जाएगा, ताकि ये जो पेट में मलबा है ये दूसरा बाहर ना जाए। तो यदि वॉमिट करेंगे तो खटाक से खुल जाएगा, और ठीक है, फिर इसी से होता हुआ बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पर यही लिखा है कि जो ओपनिंग है फूड पाइप की, उसको कंट्रोल कर रही है एक मस्कुलर स्पिंटर, जिसको हम लोग कहते हैं गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं, गैस्ट्रोइसोफेगल स्पिंटर कहते हैं। अब यहाँ पर इसके बाद हम लोग देख रहे हैं ट्रेकिया। हालांकि ट्रेकिया की हमें यहाँ कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ रहे हैं, और ट्रेकिया डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। बट फिर भी ये ट्रेकिया यहाँ जुड़ी हुई है या कहीं फेरिंग से शुरू हो रही है, तो थोड़ा सा मैं ट्रेकिया के संबंध में भी आपको बता देता। तो एक बात याद रखना कि ट्रेकिया जो है या विंड पाइप जो है, वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है, या एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट नहीं है। फिर भी मैं आपको ये बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर शो करा हुआ है, क्योंकि ये फेरिंग से ये भी ट्यूब क्या हो रही है, ओपन हो रही है, बट ये एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट
नहीं है, या कहीं एलिमेंट्री कैनाल से जुड़ा हुआ नहीं है। तो देखिए विंड पाइप के संबंध में देखते हैं। विंड पाइप जो है सांस लेने की नली होती है, श्वासन नली कहते हैं इसको, और इसको इंग्लिश में हम लोग विंड पाइप कहते हैं, और बायोलॉजी में हम लोग इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं। तो बायोलॉजी ही पढ़ रहे हैं तो साफ ट्रैकिया ही नाम लेना पड़ेगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो ट्रैकिया ले रहे हैं हम लोग। देखिए ये जो ट्रैकिया होता है, जो ट्रैकिया होता है, यह विंड पाइप जो होता है, जो विंड पाइप है, जो विंड पाइप है, इसकी ओपनिंग जो होती है उसके ऊपर एक फ्लैप कार्टिलेज होती है, एक फ्लैप कार्टिलेज होती है, कार्टिलेज होती है। अब देखो फ्लैप का मतलब होता है ढक्कन और कार्टिलेज का मतलब होता है फ्लेक्सिबल बॉल। तो मतलब जैसे सांस लेने की ये नली है सुश्री, ये सांस लेने की नली है, इधर देखिएगा, जैसे सांस लेने की नली है, ये सांस लेने की नली है सुश्री। अब ये सांस लेने की नली है तो इसके ऊपर ये फ्लैप है, फ्लैप मतलब ढक्कन होता है। तो जैसे सांस लेंगे तो ढक्कन खुल जाएगा, ये हमेशा खुला ही रहता है, ठीक है। जैसे ही रोटी खाते हैं तो ये ढक्कन क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। क्यों बंद हो जाता है? ताकि विंड पाइप के अंदर या ट्रैकिया के अंदर कोई फूड पार्टिकल एंटर ना करे। तो जो विंड पाइप है, जो विंड पाइप है, कहें कि जो विंड पाइप है वो कवर्ड होता है, जो विंड पाइप है वो कवर्ड होता है, जो विंड पाइप है वो कवर्ड होता है एक ढक्कन से, जो किसका क्या कहते हैं, जिसको हम लोग फ्लैप कार्टिलेज का बना, फ्लैप कार्टिलेज कहते हैं, ये इसको हम लोग एपिग्लॉटिस भी कहते हैं। तो विंड पाइप जो है वो कवर्ड होता है एक फ्लैप कार्टिलेज से, ठीक है, फ्लैप कार्टिलेज से, एक ढक्कन से कवर्ड रहता है। जैसे ही सांस लेते हैं तो ये ढक्कन खुला रहता है, और जैसे ही रोटी वोटी खाते हैं तो ये ढक्कन खटाक से क्या होता है, बंद हो जाता है, ताकि विंड पाइप के अंदर या सांस लेने की नली के अंदर फूड का, भोजन का कोई कतरा वतरा एंटर ना करे। तो विंड पाइप कवर्ड होता है फ्लैप कार्टिलेज से, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, जिसको हम सिंपल भाषा में कहते हैं एपी, क्या कहते हैं बोलो बच्चों, एपीग्लॉटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एपीग्लॉटिस कहते हैं। अब ये एपीग्लॉटिस करती क्या है, ये ढक्कन करता क्या है? तो ये एपीग्लॉटिस करती क्या है, ये जो एपीग्लॉटिस है, ये जो एपीग्लॉटिस है प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड पार्टिकल, prevent the entry of food particle into the stomach, prevent the entry of food particle into the stomach होते। क्या मतलब है इसको समझिएगा आप लोग एक मिनट। देखो जैसे सांस लेने की नली है, ये सांस लेने की नली है, अब इस सांस लेने की ये नली है, इस दूसरा सांस इधर से आ रहा है, इस नली से आ रहा है, इस नली के ऊपर खटाक से क्या है, एक ढक्कन है जिसको एपिग्लॉटिस कहते हैं। तो जैसे ही सांस लेते हैं तो ये ढक्कन खुला रहता है, एपिग्लॉटिस ओपन होती है, ये फ्लैप कार्टिलेज ओपन होता है। तो जैसे ही हम लोग भोजन खाएंगे तो खटाक से ये बंद हो जाता है, और यदि आप भोजन खाएंगे और बोलते रहेंगे तो सांस आता रहेगा और ये एपिग्लॉटिस खुला रहेगा, तो खटाक से जो कतरा है फूड का या फूड के पार्टिकल है वो खटाक से इसके अंदर क्या होंगे, चले जाएंगे। फिर आपको धसका लगेगा, धसके का मतलब होता है आपको खांसी आएगी, छींक आएगी बहुत तेजी से, और कई बार तो ऐसा होता है सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है। क्या हो जाती है? सांस लेने में बहुत दिक्कत हो जाती है, और यदि ज़्यादा चला जाए तो साफ इतनी दिक्कत हो जाती है सांस लेने में कि फिर मर भी सकते हैं आप लोग। यदि ज़्यादा फंस गया तो सुधरा, निकला ही नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो वो जो आप छींकते हैं या खांसते हैं तो वो प्रेशर लगा रहा है नीचे से, ताकि जो कतरा वतरा या फूड का पार्टिकल इसके अंदर गया है विंड पाइप में, वो प्रेशर से क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, और ये फिर दोबारा से खाली हो जाए और सांस लेने में कोई दिक्कत ना आए। तो मैंने बोला कि जो विंड पाइप है वो कवर्ड होता है फ्लैप कार्टिलेज से, एक चपटे से ढक्कन से कवर्ड होता है, एक चपटे से ढक्कन से कवर्ड होता है, जिसको हम लोग एपिग्लॉटिस कहते हैं। और एपिग्लॉटिस का काम होता है रोकने का, एपिग्लॉटिस का काम होता है रोकने का। किसको रोकने का? फूड पार्टिकल्स को रोकने का। किसके अंदर? स्टमक के अंदर नहीं, किसको के अंदर रोकने को? विंड पाइप के अंदर होते हैं, कि विंड पाइप के अंदर या सांस की नली के अंदर कोई भी फूड पार्टिकल या भोजन का कतरा एंटर ना करे। अब इसके बाद जो हम लोग आ रहे हैं वो आ रहे हैं किसके ऊपर? स्टमक के ऊपर आ रहे हैं। किसके ऊपर आ रहे हैं बोलो बच्चों?
स्टमक के ऊपर आ रहे हैं। तो हम लोग ये पढ़ चुके हैं। तो स्टमक देखते हैं कि स्टमक क्या होता है। देखिए स्टमक क्या होता है। स्टमक देखिए, स्टमक को क्या कहते हैं? पेट कहते हैं, इंग्लिश में इसको बेली कहते हैं। तो स्टमक है ये साहब। अब देखो जो स्टमक होता है ये जे शेप का होता है। कैसी शेप का होता है? जे शेप का होता है और इलास्टिक होता है। इलास्टिक इन नेचर होता है। कैसा होता है? इलास्टिक इन नेचर होता है। तो इलास्टिक इन नेचर होता है, इसका इलास्टिक होता है, ये इलास्टिसिटी होती है इसमें। तो आपने देखा होगा कि साहब जैसे ही हम लोग भोजन खाते हैं तो पेट एकदम से कैसा होता है? गुब्बारा सा फूल जाता है, बाहर को निकल जाता है ना। इसका मतलब है कि भोजन चला गया है, वो रबड़ की तरह क्या हो गया? बढ़ गया है। तो जो स्टमक है जे शेप है, इलास्टिक इन नेचर होता है, रबड़ के टाइप जैसा होता है। स्टमक के भी 3 पार्ट्स होते हैं। जो स्टमक है उसके भी, स्टमक के भी कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स होते हैं। कहने का मतलब ये है कि वैज्ञानिकों ने स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। कितने पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है? 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? तो पहला पार्ट होता है कार्डिक। पहला पार्ट कौन सा होता है? कार्डिक होता है। तो पहला पार्ट होता है कार्डिक। दूसरा पार्ट होता है फंडिक। दूसरा क्या होता है? फंडिक होता है। और तीसरा पार्ट जो होता है वो पाइलोरिक होता है। कौन सा होता है? पाइलोरिक होता है। तो वैज्ञानिकों ने पेट को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, कार्डिक में, फंडिक में और पाइलोरिक में। तो देखते हैं क्या होता है फंडिक, कार्डिक, ये बस अब ठीक है। चलिए देखिएगा इधर। तो जैसे ये स्टमक बना रहे हैं हम लोग इधर को, ये रहा भाई, ये स्टमक बना रहे हैं हम लोग, तो ये रहा। तो ये जैसे स्टमक बनाया है, ये रहा, तो ये स्टमक बना दिया है इधर, ये स्टमक हो गया है। ये इतना स्टमक है। ये नीचे कुछ और है, ट्यूब ऊपर कुछ और है। ऊपर तो ये फूड पाइप ही आपको, और ये इतना स्टमक है। तो स्टमक का जो ऊपर वाला पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं कार्डिक। क्या कहते हैं? कार्डिक। जो बीच वाला होता है इसको क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। क्या कहते हैं? फंडिक कहते हैं। और जो नीचे वाला पार्ट होता है, ये इधर का जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको हम लोग क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक कहते हैं। पेट के अंदर जो भोजन है वो काफी वक्त तक पड़ा रहता है, छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसीज में टूटता रहता है। एंजाइम्स वगैरह उसको तोड़ते रहते हैं, वो आगे बताएंगे। अभी तो बस आपको बता रहे हैं कि आपके एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से ऑर्गन्स आ रहे हैं। तो जो स्टमक है जे शेप्ड का है, इलास्टिक इन नेचर है। स्टमक के 3 पार्ट होते हैं, कार्डिक, फंडिक और पाइलोरिक होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो कहने का मतलब ये है कि जो फूड पाइप है वो कहाँ पर ओपन होता है? कार्डिक में ओपन होता है। तो पूछ लेते हैं कि फूड पाइप कार्डिक में ओपन हो रहा है, फंडिक में या पाइलोरिक में? तो पाइलोरिक तो आखिरी वाला एंड है, तो पाइलोरिक में कहाँ से हो जाएगा? और फंडिक बीच वाला है, तो कहाँ पर होता है? कार्डिक में ओपन होता है। कहाँ होता है? कार्डिक में ओपन होता है। अब देखिए इसके बाद हम लोग चलेंगे, कहाँ पर चलेंगे? अब भोजन कहाँ आ चुका है? पेट में आ चुका है। अब पेट के बाद आपका आ चुका है छोटी आंत में, आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, आ चुका है। कहाँ आ चुका है भोजन? अब स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो देखिएगा बच्चों, अब हम लोग स्मॉल इंटेस्टाइन के संबंध में पढ़ेंगे। तो देखिएगा स्मॉल इंटेस्टाइन है ये, स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी आंत है। नाम ही छोटी है भैया, नहीं तो बड़ी काफी है। खोटी तो है ही है, ठीक है, नाम तो छोटी है इसका, मगर लेंथ इसकी काफी बड़ी है। तो अब हम लोग देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं बोलिएगा बच्चों? स्मॉल इंटेस्टाइन को देख रहे हैं। किसको देख रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन को देख रहे हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन को हम लोग क्या कहते हैं बोलो बच्चों? छोटी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? छोटी आंत कहते हैं। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक छोटी आंत होती है। क्या होती है? छोटी आंत होती है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है वो करीबन 22 फीट की होती है। कितने फीट की होती है? 22 फीट की होती है। ये करीबन 22 फीट की होती है। तो 22 फीट की होती है या कहें 7 मीटर की होती है। अब देखिएगा, आप कहेंगे नाम छोटी है, स्मॉल है और लंबाई इतनी सारी है, तो साहब ये स्मॉल और लार्ज क्या होता है? अब देखो, लार्ज इंटेस्टाइन 1.5 मीटर की होती है, सिर्फ 1.5 मीटर की ही लंबाई होती है बड़ी आंत की, और छोटी की 7 मीटर होती है। तो देखिए ये बड़ी और छोटी क्यों रखा गया है? ये रखा गया उसके डायमीटर के आधार पर। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये डायामीटर में, या इसका डायमीटर बहुत छोटा होता है। डायमीटर का मतलब होता है ये ज़्यादा चौड़ी नहीं होती है,
ये पतली ट्यूब होती है। और जो बड़ी आंत है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, ये लंबी तो कम होती है, चौड़ी ज़्यादा होती है। इसका डायमीटर काफ़ी होता है, ये काफ़ी थिक होती है। तो डायमीटर बड़ी होने की वजह से या चौड़ी होने की वजह से या मोटी होने की वजह से इसको लार्ज बोला गया है। और ये डायमीटर छोटी होने की वजह से, या इसका साइज छोटा होने की वजह से, या इसकी थिकनेस कम होने की वजह से इसको क्या बोला गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन बोला गया है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये करीबन 22 फीट की है या 7 मीटर की है। अब देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो ओपनिंग है, इधर भी देख लेते हैं इसको। जो ओपनिंग है क्या है? जो ओपनिंग है क्या है? जो ओपनिंग है किसकी? किसकी ओपनिंग है? स्टमक की। जो ओपनिंग है स्टमक की, किसके अंदर ओपनिंग है स्टमक की? लार्ज इंटेस्टाइन में। किसमें है? सॉरी, किसमें ओपनिंग है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसको भी कंट्रोल करती है, इसको भी कंट्रोल करती है, इसको कंट्रोल करती है, इसको कंट्रोल करती है। कौन? एक स्पिंटर कंट्रोल करती है। स्पिंटर वही है, एक वॉल्व कंट्रोल करती है। और उस कंट्रोल, इसको कहते हैं हम लोग पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं। क्या कहते हैं? पाइलोरिक स्पिंटर कहते हैं। समझिएगा डायग्राम में पाइलोरिक स्पिंटर क्या है। जैसे अब ये स्पिंटर लगनी जरूरी है, वॉल लगनी जरूरी है, रबड़ लगनी जरूरी है। स्पिंटर मतलब रबड़े हैं। अब देखिए भोजन कहाँ था? पेट में था। अब पेट से कहाँ गया? ये छोटी आंत में जा रहा है। यहाँ से छोटी आंत शुरू हो गई है भैया, तो छोटी आंत में जा रहा है। तो यहाँ पर फिर ईश्वर ने एक क्या लगा दी? वॉल लगा दी, एक स्पिंटर लगा दी, एक रबड़ लगा दी। तो जैसे ही यहाँ से भोजन, पेट से भोजन कहाँ आएगा? छोटी आंत में आएगा। तो ये स्पिंटर जो है, जो ये वॉल्व है, ये जो रबड़ है, वो खटाक से क्या होगी? खुल जाएगी। और जो भी मटेरियल था पेट के अंदर, जो भी चीज़ थी, वो सारी कहाँ चली जाएगी? छोटी आंत में चली जाएगी। और जैसे सारी चीज़ छोटी आंत में चली जाएगी तो फिर खटाक से बंद हो जाएगा। और फिर ये छोटी आंत में जो भी मटेरियल आया है, जो भी फूड गया है, डाइजेस्टेड या अनडाइजेस्टेड जिस तरह का भी गया है, वो वापस फिर पेट में नहीं आएगा। तो यहाँ पर यही मतलब है इसका कि जो ओपनिंग है किसकी? स्टमक की। किसके अंदर? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। उसको कंट्रोल कर रही है पाइलोरिक स्पिंटर या पाइलोरिक वॉल्व या पाइलोरिक नाम की रबड़ कंट्रोल कर रही है, ताकि छोटी आंत से फूड बैक फ्लो ना हो सके पेट के अंदर। चलो इधर देखते हैं। अब दूसरा क्या होता है? जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है, जो छोटी आंत है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, इसको खुद वैज्ञानिकों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो स्मॉल जो इंटेस्टाइन है, इसको भी वैज्ञानिकों ने खुद 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन कितने पार्ट्स में डिवाइड हो गई? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। और वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं उनको भी देखिएगा। तो वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं? एक तो नाम होते हैं ड्यूडेनम। ड्यूडेनम, 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 जेजेनम और आइलियम। आइलियम। तो ये रहा। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है उसको भी वैज्ञानिकों ने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है, ड्यूडेनम में, जेजेनम में और आइलियम में। तो ड्यूडेनम जो होती है इसकी यू शेप होती है। कितनी होती है? कैसी होती है इसकी? यू शेप होती है। ड्यूडेनम की यू शेप होती है। अब यदि ये देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का ये जो है, यहाँ से यहाँ तक की ये पूरी यू बनी होती है, प्रॉपर बन नहीं रही है, तो ये ड्यूडेनम है। फिर यहाँ से ये क्या है? आइलियम है। यहाँ तक ये आइलियम है। और फिर ये पूरी क्या है? सॉरी, ये ड्यूडेनम है, ये जेजेनम है। और फिर ये अंदर बहुत कॉइल होती है, मैंने तो इतनी बना नहीं रखी है, तो वो आइलियम होती है। और ये आइलियम फाइनली ओपन हो जाती है, ये आइलियम फाइनली ओपन हो जाती है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। तो इसके बाद यदि हम लोग आगे चलें, अब ये जो आइलियम है, ये जो आइलियम है या आइलियम है जो भी है, ये जो आइलियम है क्या है? आइलियम पार्ट है किसका? स्मॉल इंटेस्टाइन का। जो आइलियम है वो ओपन हो जाती है, खुल जाती है, ओपन इनटू लार्ज इंटेस्टाइन। तो वो लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाते हैं। क्या मतलब है इसका? कि ये रही, देखो इधर, ये कौन है?
स्मॉल इंटेस्टाइन का भी आखिरी पार्ट है, और आखिरी पार्ट को क्या कहते हैं? आइलियम कहते हैं। तो आइलियम कहाँ खुल गई है? लार्ज इंटेस्टाइन में खुल गई। ये पूरी लार्ज इंटेस्टाइन है भैया, इधर देख लो, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में खुल गई। तो आइलियम जो है वो ओपन हो जाती है किसमें? लार्ज इंटेस्टाइन में ओपन हो जाती है। तो देखिएगा अब हम लोग लार्ज इंटेस्टाइन लेंगे, तो लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है देखो। तो लार्ज इंटेस्टाइन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। क्या कहते हैं? बड़ी आंत कहते हैं। तो बड़ी आंत को भी देखते हैं क्या होती है, ठीक है, चलिएगा। चलिएगा तो बच्चों अब हम लोग आ रहे हैं बड़ी आंत पर। कहाँ आ रहे हैं? बड़ी आंत पर। तो अब हम लोग आ रहे हैं लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ आ रहे हैं? लार्ज इंटेस्टाइन पर। तो भोजन अब कहाँ आया था पेट से? स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ गया? लार्ज इंटेस्टाइन में। और लार्ज इंटेस्टाइन करीबन 1.5 मीटर की होती है, 1.5 मीटर होती है। नाम तो लार्ज है बट है छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन की अपेक्षा। लार्ज क्यों नाम पड़ा? क्योंकि ये मोटी है, या कहीं इसका डायमीटर काफ़ी बड़ा है स्मॉल इंटेस्टाइन के अपेक्षा। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है ये भी खुद 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। कितने में हो जाती है? 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक तो होती है असेंडिंग, एक कैसी होती है? असेंडिंग। दूसरी क्या होती है? डिसेंडिंग, सॉरी असेंडिंग हो गया है, असेंडिंग हो गया है। दूसरा कौन है? ट्रांसवर्स है। और तीसरा कौन है? डिसेंडिंग। क्या मतलब है इसको देखिएगा, असेंडिंग, डिसेंडिंग, ट्रांसवर्स का। तो जैसे ही ये रहा, तो डायग्राम में नजर मारिएगा, तो डायग्राम से समझाता हूं अच्छे से। तो जैसे ही ये रहा, तो छोटी आंत इसमें खुल गई। तो ये वाली जो है ना, ये वाली है, ये कौन सी है? असेंडिंग है। ये कौन सी है बोलो? असेंडिंग है। ये असेंडिंग है। और ये कौन सी है? फिर ये वाली कौन सी है? यहां तक की ये कौन सी है? ट्रांसवर्स। कौन सी है? ट्रांसवर्स। और ये नीचे की तरफ जो डाउनवर्ड जा रही है, तो ये कौन सी हो गई? लार्ज में डिसेंडिंग हो गई। किस में हो गई? डिसेंडिंग हो गई। तो ये तो अरेंजमेंट के आधार पे है। इधर को अरेंज हो रखा है तो ये असेंडिंग हो गई, इधर को हो गया तो ट्रांसवर्स है, और नीचे को जा रही है तो क्या हो गई? डिसेंडिंग हो गई। एक्चुअली में जो लार्ज इंटेस्टाइन है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, इसके भी 3 पार्ट्स होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी वैज्ञानिकों ने 3 पार्ट होते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। 3 पार्ट्स हैं, ऊपर भी 3 थे, वो 3 अरेंजमेंट के आधार पे है। जो पार्ट्स बता रहा हूँ 3 पार्ट्स होते हैं, वो कौन कौन होते हैं? 3 पार्ट्स। एक होते हैं केइकम। कौन होते हैं? केइकम। दूसरा कौन होता है? कोलन। और तीसरा कौन होता है? रेक्टम होता है। तीसरा कौन होता है बच्चों? रेक्टम होता है। तो बड़ी जो आंत है, जो लार्ज इंटेस्टाइन है, उसके भी 3 पार्ट्स होते हैं, केइकम, कोलन, रेक्टम। क्या होता है बोलो? केइकम, कोलन, रेक्टम। अब ये जो यहाँ से चली है, तो ये केइकम हो गया है, ये फिर कोलन हो गया है, और इधर आखिरी में आ जाता है कौन? रेक्टम आ जाता है। ये रेक्टम हो गया है, ये रेक्टम हो गया है। अब जो रेक्टम की ओपनिंग है, इस रेक्टम की जो ओपनिंग है, या कहें बड़ी आंत की जो ओपनिंग है, इसी को कहते हैं हम लोग एनस। और इसी एनस से जो फूड शरीर में डाइजेस्ट नहीं हुआ है, जो अनडाइजेस्टेड फूड है, इसी एनस से वो क्या जाता है? बाहर आ जाता है। एक्चुअली में कह सकते हैं कि एनस क्या है? जो बड़ी आंत है उसकी क्या है? ओपनिंग है, या कहें कि ये रेक्टम की क्या है? ओपनिंग है। तो इस तरीके से हम लोगों ने ये पूरा लिया है एलिमेंट्री कैनाल है। अभी इन एलिमेंट्री कैनाल में कैसे कैसे फूड डाइजेस्ट होता है वो हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। और इस एलिमेंट्री कैनाल से 2 ग्लैंड्स भी जुड़े रहते हैं, उनका भी हम क्या काम होता है और वो कौन से ग्लैंड है वो भी हम लोग अगले लेक्चर में लेंगे। चलो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो एलिमेंट्री कैनाल से 2 ग्लैंड जुड़े रहते हैं मेन। एक का नाम होता है पेनक्रियाज, एक का नाम होता है पेनक्रियाज, और दूसरे का नाम होते हैं लीवर। क्या नाम होता है? लीवर। तो ये लीवर है, ये गॉल ब्लैडर होता है इधर। तो ये पेनक्रियाज जो है और जो लीवर है,
ये दो ग्लैंड हैं जो आपकी एलिमेंट्री कैनाल से या आहार नाल से क्या है, जुड़े हुए हैं। ये भी डाइजेशन में मदद करते हैं, तो इसलिए ये भी डाइजेस्टिव सिस्टम का एक क्या है, पार्ट है। तो अभी तक हम लोगों ने एलिमेंट्री कैनाल ली थी। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, कौन कौन से ऑर्गन हैं, वो सब हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब एलिमेंट्री कैनाल से जो एसोसिएटेड ग्लैंड है, जैसे कि पेनक्रियाज और लीवर है, इसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो भोजन कहाँ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज में चला गया है, और लार्ज से ये आखिरी में क्या हो गया, बाहर आ गया। किससे बाहर आया, एनस से बाहर आया। कोई पूछ ले कि एनस क्या होता है, तो आपको बताना है कि जो एनस है ये बड़ी आंत की ओपनिंग होती है, लार्ज इंटेस्टाइन की ओपनिंग होती है, या आप ऐसा भी कह सकते हैं कि रेक्टम की जो ओपनिंग है वही एनस कहलाता है। एक्चुअली में छिच्ची का क्या होता है, पोर होता है, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड क्या आता है, बाहर आता है, जिसको हम लोग फिजीज या पोटी वगैरह कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट भी देख लीजिएगा एक बार। 3 पार्ट्स में लार्ज इंटेस्टाइन डिवाइड है, केइकम में, कॉलन में और रेक्टम में। तो पहला जो शुरुआती पार्ट होता है लार्ज इंटेस्टाइन का वो केइकम है, बीच वाला पार्ट कॉलन होता है, और आखिरी वाला जो पार्ट होता है वो रेक्टम होता है। रेक्टम के अंदर अनडाइजेस्टेड जो फूड है वो टेम्परेरीली स्टोर रहता है, और जब वो पूरा भर जाता है तो इस एनस से और इस छेद के द्वारा वो अनडाइजेस्टेड फूड जो है बाहर निकल जाता है, जिसको आप लोग पोटी या छिच्ची कहते हैं। ठीक है साहब, इसी के साथ साथ इस लेक्चर को हम यहीं पर विराम देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पेनक्रियाज और लीवर को पढ़ेंगे, जो एसोसिएटेड ग्लैंड है किसके, डाइजेस्टिव सिस्टम के, ओके, या कहीं एलिमेंट्री कैनाल के।